हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर से हम लोगों ने 11th क्लास के सिलेबस को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या जिसको ट्रेडिशनल नोमेनक्लेचर में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इससे हम लोग आगे बढ़े थे। तो मैंने कहा भी था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे के चैप्टर बहुत हद तक इस पर डिपेंड करते हैं। हम लोगों ने एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू किया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। मैटर को हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। एक क्लासिफिकेशन का तरीका था फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास दो कैटेगरी था, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट था एज वेल एज कंपाउंड था। मैंने कहा था कि कंपाउंड जो है वो फर्दर दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, तो मैंने कहा था कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, और मिक्सचर जो है वो दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट इज होमोजीनस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इन सभी टाइप्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से डिटेल में कवर कर लिया था। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो देखना है कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करने का टेंडेंसी रखते हैं। एक्चुअली में नेचर में जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें हाई टेंडेंसी होता है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करने का। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ लॉज कवर करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी से हम लोग आज आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लावोजियर नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लावोजियर, जिसको आप फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हो। तो सबसे पहला जो केमिकल कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में लॉ आया था वो लावोजियर ने दिया था, और वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास इन्वॉल्व होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि सिंपल वे में आप ऐसा कहें कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है नेचर में, तो उस रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास इन्वॉल्व हुआ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। या इसी को आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि मैटर को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या पॉसिबल होता है? तो मैटर जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी मैटर का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैटर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि मैटर क्या कंटेन करता है? मास कंटेन करता है, यानी कि उसका मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको एक केमिकल एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आफ्टर रिएक्शन ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H2। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करा दिया है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दिया। अगर हम लोग टोटल मास देखें रिएक्टेंट्स का, टोटल मास रिएक्टेंट्स का कि कितना इन्वॉल्व हुआ है इस रिएक्शन में, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। अभी देखें, अगर आपको एटॉमिक मास नहीं भी पता है, नहीं भी याद है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग एटॉमिक मास को बहुत डिटेल में कवर करेंगे।
तो अभी मैं सभी का एटॉमिक मास आपको बता देता हूँ और उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48। तो ये हो गया हमारा एक पोर्शन किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। प्लस अगर मैं हाइड्रोजन का देखूँ तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64। तो ओवरऑल जो टोटल मास रिएक्टेंट का इन्वॉल्व हुआ, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये 100 आ जाएगा और इसको हम लोग ऐड करें तो ये 98 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल मास इन्वॉल्व हुआ है रिएक्टेंट का, ये कितना हो जाएगा? 198 यूनिट। ठीक है। इसी सेम तरीके से अगर हम लोग टोटल मास जो प्रोडक्ट का इन्वॉल्व हुआ है वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कैल्शियम आपको दिख रहा, कैल्शियम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कितना रखेंगे? 40 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा बताओ? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 × 4 क्या हो जाएगा? 64। ये पार्ट हो गया। CO2 का देखें तो CO2 का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, 16 2 जा कितना? 32। ये हो गया CO2 के लिए। और H2O के लिए देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। अगर आप इसको ऐड करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 + 4 13, ये हो जाएगा 136 प्लस इसको आप ऐड करें तो ये 44 प्लस अगर आप इसको ऐड करें तो ये 18। अगर हम लोग इन सभी को ऐड करें तो 8 + 4 12 + 6 18, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 और 1 9 और ये 1। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है? 198 यूनिट आ रहा है। तो ओवरऑल आपको इस केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल रहा कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का पहले मौजूद था वही इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद भी मौजूद है। यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास रिएक्टेंट का है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि कभी भी मास जो है वो चेंज नहीं करता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टोटल मास इन्वॉल्व हुआ है तो मैग्नीशियम का कितना हो जाता है? 24। ऑक्सीजन देखो ये 1/2 O2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन, तो प्लस कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल मास जो इन्वॉल्व हुआ है वो कितना है? 40 यूनिट। और अगर हम लोग राइट साइड चेक करें कि टोटल मास कितना है मौजूद, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, इसको भी ऐड करेंगे तो ये 40 यूनिट के बराबर आएगा। यानी कि इस से क्लियर हो गया कि ओवरऑल किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं करता है। सिंपल सा है। स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कहता है मैटर जो है वो न ही क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास इन्वॉल्व्ड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आफ्टर कवरिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, वी आर नाउ गोइंग टू कवर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमारा सेकंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था। ये कहता है elements always combines in a fixed ratio by mass to form stable compounds। कहता है कि एलिमेंट जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में कंबाइन करके स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये रेशियो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है।
किसी भी सोर्स से आप कोई सब्सटेंस ऑब्टेन करें, तो भले ही आप डिफरेंट सोर्सेज से उस सब्सटेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होगा बाय मास, यानी कि जो कंबाइनिंग रेशियो होगा दो एलिमेंट का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द रेशियो ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, यानी कि ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, एज वेल एज मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड, यानी कि आप किस मेथड से उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। चलिए इसको पहले कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड के बारे में सोचना हो। कंपाउंड के रूप में हम लोगों ने क्या ले लिया है, हमारे पास एक कंपाउंड है CO2। अब इस CO2 का सिंथेसिस यानी कि प्रिपरेशन हम लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा दिया, CO2 बन गया, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं Na2CO3 और इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्मेशन करता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से भी हमारा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। या इसके अलावा हम लोग और भी कुछ मेथड्स ले सकते हैं, जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मैंने कंबाइन करा दिया, तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बनता है CO2 प्लस 2H2O। यहाँ से भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, CO2 का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ओवरऑल चाहे हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दें, चाहे Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन कराएं, या मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा दें, इन सभी अलग अलग मेथड से ऑब्टेन होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं हेयर रेशियो बाय मास, हेयर रेशियो बाय मास इक्वल टू कितना है ये, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे रेशियो बाय मास जो है वो 12:32 है। और ये जो रेशियो बाय मास होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, CO2 को कैसे आप बना रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप ऐसा सोचो, वाटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वाटर को मान लो मैंने किसी सोर्स 1 से लिया, ठीक है, किसी फिर दूसरे सोर्स से मैंने वाटर को ले लिया, फिर मैंने तीसरे सोर्स से वाटर को ऑब्टेन किया, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से हम लोगों ने वाटर को कलेक्ट किया। जैसे टैप वाटर ले लेते हैं, रिवर वाटर ले लेते हैं, सी वाटर ले लेते हैं, पॉन्ड वाटर ले लेते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के। तो आप किसी भी सोर्स से वाटर को ऑब्टेन करो, यहाँ पे जो रेशियो बाय मास होगा, यहाँ पे रेशियो बाय मास जो होगा हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन का, वो हमेशा फिक्स ही होगा। तो मास रेशियो अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तो ये आपको हमेशा 2:16 देखने को मिलेगा। ठीक है, 2:16 कहने का मतलब ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा 1:9 के बराबर, अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो यही सिंपल सा स्टेटमेंट है किसका, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, जो किसने दिया था, प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या कहता है, तो एलिमेंट जो है वो हमेशा आपस में एक फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करके स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रेशियो जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हमारा तीसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है।
पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इस पर फर्दर डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइंस विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि एलिमेंट ए का अमाउंट क्या है, फिक्स है, और ये कंबाइन कर रहा किसके साथ, बी के साथ, जिसका अमाउंट जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा, टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, यानी कि ए और बी आपस में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो कह रहा है देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी ऑलवेज बियर्स ए सिंपल रेशियो। जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, एकदम सिंपल सा, बस एक बार आप अच्छे तरीके से चीजों को सुन लो, चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट ए किसी दूसरे एलिमेंट बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन है, ए का अमाउंट फिक्स है और जिस दूसरे एलिमेंट बी के साथ ये रिएक्शन कर रहा है उसका अमाउंट वेरी कर रहा, यानी कि जब वो बी के डिफरेंट अमाउंट के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड बनाएगा तो उन कंपाउंड्स में बी का जो अमाउंट यूज हुआ है वो हमेशा सिंपल रेशियो में मौजूद होंगे। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी एलिमेंट ए का फिक्स्ड अमाउंट बी के डिफरेंट अमाउंट के साथ रिएक्शन करके अगर अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो उन डिफरेंट कंपाउंड्स में बी का जो अमाउंट है वो हमेशा सिंपल रेशियो में मौजूद होगा। ये हमारा हो गया क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ चीज़ों को। जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट के रूप में क्या है, कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहला कंपाउंड बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो ये एज्यूम कर लो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा। मैं एलिमेंट ए के रूप में कार्बन को एज्यूम कर ले रहा हूँ और एलिमेंट बी के रूप में ऑक्सीजन को एज्यूम कर ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना अमाउंट यूज हुआ होगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये 12 यूनिट यूज हुआ होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना ऑक्सीजन है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16। ये सब चीज़ें आगे आपको मैं लिस्ट करके लिखा दूंगा। अभी चूंकि एग्जाम्पल में यूज करें इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी कार्बन का कितना अमाउंट यूज हुआ है बाबू 12 यूनिट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना यूज हुआ 32 यूनिट। अगर हम लोग इसमें एलिमेंट बी के रिस्पेक्ट में सोचे तो बी के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट यूज हुआ उसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 16:32, यानी कि ये हमारा 1:2 कितना हो गया 2। ये क्या हो गया, दिस इज अमाउंट ऑफ बी, दिस इज अमाउंट ऑफ बी involved in 2 different रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो B का अमाउंट दो अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है वो किस रेशियो में है, तो वो हमारा सिंपल रेशियो में मौजूद है। और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, ये हमारा सिंपल रेशियो में मौजूद है और यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे तो मैंने दो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट वैरायटी के कंपाउंड्स बनाता है। मान लेते हैं कि पहले जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है N2O, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं या लाफिंग गैस बोलते हैं। मैं सबका नेम बोलता चलूंगा, अगर आपको लगे कि इसको लिखना जरूरी है तो आप नेम लिख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। उसी तरीके से नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो ये एक और ऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला NO होता है। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद ये बना ले डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ऐसा भी पॉसिबल है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना ले N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड।
एंड इन द सिमिलर वे ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना ले डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो वेराइटीज ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, वो चेंज करता है, जिस कारण से नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट तरह के ऑक्साइड बना सकता है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन को एलिमेंट ए मान लेते हैं और ऑक्सीजन को एलिमेंट बी मान लेते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 यूनिट। तो इन सभी केसेस में नाइट्रोजन जो है वो सेम ही आपको इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है, सभी में नाइट्रोजन का वेट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का वेट निकालें तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 यूनिट। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 यूनिट। यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 48 यूनिट। यहाँ पे 2 × 2 4, यानी कि कितना हो जाएगा 64 यूनिट। और ये आपका हो जाएगा 5 ऑक्सीजन, यानी कि 16 × 5 80 यूनिट। तो अगर मैं पूछूं कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ वेट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, रेशियो ऑफ वेट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, पहले में यूज हुआ है 16, दूसरे में कितना यूज हुआ 32, तीसरे में 48, फिर 64 और फिर 80। यही है रेशियो, यानी कि अगर हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 16 कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 1:2:3:4:5। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक सिंपल रेशियो है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है। यानी कि मल्टीपल का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा, यानी कि कोई एक एलिमेंट अगर फिक्स्ड अमाउंट में हो और वो किसी दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट अमाउंट के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड बनाता हो, तो उन सभी डिफरेंट कंपाउंड्स में दूसरे एलिमेंट का जो वेट होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में मौजूद होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर करने के बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कह रहा है 2 ऑक्साइड है सल्फर के, एक में सल्फर का परसेंटेज 50% है और एक में सल्फर जो है वो 40% मौजूद है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है, इसको आप प्रूफ करें। एक बार मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। कह रहा है 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ सल्फर बाई मास, प्रूव दैट द गिवन इन्फॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमारे पास 2 ऑक्साइड हैं सल्फर के। पहला ऑक्साइड जो है उसमें सल्फर 50% बाई मास है, यानी कि सल्फर का मास में हम लोग 50 मान सकते हैं। अगर टोटल मास 100 हो तो उसमें सल्फर कितना होगा 50, और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ऑक्साइड है तो एक एलिमेंट सल्फर होगा और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा। अगर हम लोग ऑक्साइड 2 की बात करें तो ऑक्साइड 2 में जो सल्फर है वो 40% है, यानी कि हम लोग इसका वेट 40 यूनिट मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर हमको प्रूफ करना है तो उसके लिए हमको किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स रखना है। चाहे आप सल्फर का वेट फिक्स रख सकते हैं या ऑक्सीजन का वेट फिक्स रख सकते हैं, और जिसका वेट फिक्स रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन करेगा उसका जो वेट होना चाहिए वो सिंपल रेशियो में होना चाहिए। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे सल्फर का वेट फिक्स करता हूँ, तो सल्फर का वेट मैं कितना फिक्स करूँ, तो मैंने 50 यूनिट फिक्स कर दिया। ये हमारे लिए एलिमेंट ए हो गया जिसका अमाउंट हम लोग फिक्स कर रहे हैं, और ये एलिमेंट बी है जिसका अमाउंट वेरी करेगा। तो अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पे सल्फर 50 है तो यहाँ पे भी सल्फर 50 ही होना चाहिए, क्योंकि इसका अमाउंट हम लोगों को फिक्स करना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 40 यूनिट ऑफ सल्फर, ये कितने के इक्विवेलेंट है 60 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है। तो हमको कितने यूनिट सल्फर से वर्क है 50 यूनिट। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। तो अगर ये 50 होता तो ये कितना हो जाता, तो 60/40 इंटू 50, यूनिटरी मेथड। 40 में 60 है तो एक में कितना हो जाएगा 60/40, तो 50 में कितना हो जाएगा 60/40 इंटू 50।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 300/4 दैट इज 75 यूनिट। तो अगर मैं इसका अमाउंट चेंज करके कितना कर देता बाबू 50 यूनिट, तो ऑक्सीजन का जो वेट यूज होता वो कितना हो जाता 75 यूनिट। तो अगर मैं कहूँ कि वेट ऑफ ऑक्सीजन इन टू ऑक्साइड्स, तो आप कितना कहेंगे? तो पहले वाले में आप बताएंगे कि सर 50 यूनिट यूज हुआ है और दूसरे में कितना यूज हुआ है 75 यूनिट। हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन इन टू ऑक्साइड्स। तो इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 25 है कॉमन, यानी कि यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 3। तो हमारा जो रेशियो आया वो 2:3 आया, जो कि क्या है एक सिंपल रेशियो है। और सिंपल रेशियो है यानी कि ये प्रूफ करता है किसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट को आप ए के रूप में एज्यूम करें उसका अमाउंट फिक्स कर देना है। जो एलिमेंट बी के रूप में एज्यूम किया जाएगा उसका अमाउंट क्या करेगा? वेरी करेगा। और जो डिफरेंट अमाउंट बी का यूज हुआ है वो हमेशा किस रेशियो में होना चाहिए? सिंपल रेशियो में होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। एक्चुअली इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है हमेशा, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं, देखते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद हम लोग कवर करें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिचटर नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था। कल इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हो ए, बी एज वेल एज सी, और ये आपस में कंबाइन करके 3 अलग अलग कंपाउंड बनाते हो ए बी, बी सी एंड सी ए, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एंड बी, यानी कि तो ए और बी के मास का वह रेशियो जो कि सी के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता हो, वो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। किसका सिंपल मल्टीपल होगा? उस रेशियो का सिंपल मल्टीपल होगा जिस रेशियो में ए एज वेल एज बी आपस में रिएक्शन करते हो। थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखें, कहता है कि अगर हमारे पास मान लो 3 एलिमेंट है ए, बी एंड सी, और ये तीनों आपस में कंबाइन करके 3 अलग अलग कंपाउंड बनाते हो ए बी, बी सी, सी ए। तो कहता है कि जिस रेशियो में ए एज वेल एज बी सी के किसी फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्शन करते होंगे, वो रेशियो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। किस रेशियो का? जिस रेशियो में ए एज वेल एज बी आपस में कंबाइन करते होंगे। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट हो, एक कार्बन हो, एक हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो। ठीक है, और इन तीनों एलिमेंट को मैं मार्क कर दे रहा हूँ ए बी सी के रूप में। ये हमारे लिए मान लो ए हो गया, ये हमारे लिए मान लो बी हो गया और ये हमारे लिए मान लो सी हो गया। तो ए एज वेल एज बी किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सी के साथ। तो पहले मैं ए का सी के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। सी के साथ जब रिएक्शन कराएं तो ओवरऑल ये क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? CO2 का। और अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दूं तो ये क्या बनाएगा? वाटर। ठीक है, अब देखो कहता है कि अगर ए एज वेल एज बी सी के फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्शन करें, तो सी का जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे कितना है? 32 यूनिट। 2 ऑक्सीजन है तो 32 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो गया? 32 यूनिट। तो जो ए एज वेल एज बी के वेट का जो रेशियो होगा, तो यहाँ पे रेशियो कितना रहा? तो वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो ये कितना है बाबू? यहाँ पे 12 यूनिट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल हाइड्रोजन है 4, यानी कि 4 यूनिट। ये हो जाएगा 12/4। कितना आ गया? 3:1
1। तो एक तो चीज़ हम लोगों ने पता कर लिया। तो ये जो रेशियो आया ये या तो सेम होगा या क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। किसके रेशियो का? जिस रेशियो में हमारा A एज वेल एज B आपस में कंबाइन करता हो। तो अभी हम लोगों ने किसको किसको कंबाइन करा लिया है? A एज वेल एज C को, B एज वेल एज C को। अब हम लोग कंबाइन कराते हैं A एज वेल एज B को, यानी कि कार्बन किसके साथ रिएक्शन करे? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनाता है? CH4 मीथेन बनाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन का वेट यूज हुआ है वो 12 यूनिट है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन का वेट यूज हुआ है वो कितना यूनिट है बाबू? 4 यूनिट। अगर मैं इसमें रेशियो निकालूं वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12/4 यानी कि 3:1। इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं और इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए and B, it is clear that given elements follows law of reciprocal proportion, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। एक बार और फिर से हम इस एग्जांपल को अच्छे से कवर करते हैं। कहता है कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट हो A, B एंड C और ये मिल करके 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाता हो। कौन कौन सा कंपाउंड? तो देखो जैसे यहाँ पे A और C का रिएक्शन हो गया तो कंपाउंड बन गया AC, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन गया? BC, और यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन गया? AB। तो ये आपस में मिल करके 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाता हो। तो A एज वेल एज B C के फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्शन करें, तो A एज वेल एज B C के फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्शन कर गया, तो इनका जो वेट रेशियो होगा वो वेट रेशियो वही होगा या सिंपल मल्टीपल होगा जिस रेशियो में A B आपस में ही रिएक्शन करते हो, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं अब अच्छे से। करा है इफ 3 एलिमेंट A, B एंड C forms 3 compound AB, BC, CA, then the ratio of mass of A and B, which combines with fixed mass of C, is either same or simple multiple of the ratio in which A and B combines with each other, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है गैलोजैक्स लॉ। गैलोजैक्स लॉ सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। गैलोजैक्स साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ही इसको प्रोवाइड किया था, और ये सिर्फ और सिर्फ होमोजिनस गैसियस रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। होमोजिनस गैसियस रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही तरह के फेज वाले सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे, यानी कि सिर्फ गैसियस सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे। तो ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा किसी दूसरे रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो इट स्टेट्स दैट एनी होमोजिनस गैसियस केमिकल रिएक्शन always happens in a fixed simple volume ratio। कोई भी होमोजिनस गैसियस केमिकल रिएक्शन हमेशा एक फिक्स्ड सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम अकर करता है, यानी कि उनमें वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा और एज वेल एज वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं। मान लो हम लोग लैब में अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा हूँ 2NH3 का। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आगे एक्चुअली में देना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए मैं दे दे रहा हूँ कि अगर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखें तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट आते हैं वही कोफिशिएंट उनके कंबाइनिंग वॉल्यूम रेशियो को भी इंडिकेट करता है, और ये हमको मोल के थ्रू पता चलता है। लेकिन फिर भी अभी आप सिंपल वे में ये समझें कि यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है,
और इसमें नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 लीटर नाइट्रोजन का 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो ओवरऑल अमोनिया का कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, गैलोजैक्स लॉ को समझने के लिए आपको कोई भी एक बैलेंस्ड गैसियस केमिकल रिएक्शन लिख लेना है और उस बैलेंस्ड गैसियस केमिकल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होगा वही उसके कंबाइनिंग वॉल्यूम रेशियो को इंडिकेट करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम रेशियो क्या है, तो वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो N2:H2:NH3 का ये हो जाएगा कितना, तो 1:3:2, ये इनका वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। अब यूनिट के लिए आपको नहीं सोचना, यूनिट आप कुछ भी रखें, ये रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल होगा। जैसे कोई कहे इसका 1 ml ले लिया तो हाइड्रोजन का कितना ml चाहिए होगा 3 ml, तो ये कितना बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 ml बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ डेटा को, मान लो मैंने 100 ml ले लिया, तो अगर ये 1 ml था तो ये 3 ml था, यानी कि अगर ये 100 ml यूज़ किया जाएगा तो इसके कितने के साथ रिएक्शन होगा 300 ml के साथ, और ये कितना बनेगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा 200 ml। तो ये हमारा हो गया गैलोजैक्स लॉ। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग H2Cl2 का रिएक्शन करा करके HCl बनाते हैं। पहले चेक कर लेते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा तो इसका कोफिशिएंट H2 का कोफिशिएंट कितना है 1, Cl2 का कोफिशिएंट कितना है 1 और HCl का कोफिशिएंट 2, यानी कि 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 लीटर HCl बनाता है। इसी को आप दूसरे यूनिट में भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन 1 मीटर क्यूब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो 2 मीटर क्यूब HCl बनेगा। या स्मॉलर यूनिट में भी लिख सकते हो, 1 ml हाइड्रोजन का 1 ml क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो 2 ml HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा हो गया गैलोजैक्स लॉ, ठीक है। लेकिन क्लियर रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो होमोजीनस गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल। और ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि कोई भी अगर होमोजीनस गैसियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में ही आपस में कंबाइन करेंगे। आफ्टर कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हम लोग अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि मोल क्या होता है। मोल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी देखा था। मैंने कहा था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ट्रेडिशनल नोमेनक्लेचर में मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और वहाँ पे बताया था कि मोल एक्चुअली में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का ऐसा यूनिट होता है। जैसे आप ऐसे सोचिए कि अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, मार्केट में किसी भी चीज़ को बाई करते हैं, तो बाई करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे आप शुगर खरीदते हो, चीनी खरीदते हो तो आप केजी ग्राम का यूज़ करते हो। क्लॉथ्स अगर आप बाई कर रहे हो तो मीटर का यूज़ करते हो। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हम लोग अलग अलग फिजिकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ध्यान देना है कि केजी, ग्राम, मीटर ये सभी क्या है, फिजिकल यूनिट है। लेकिन हम लोग अगर केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करें तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जनरली मोल का यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम लोग सिंपल वे में मोल को कह सकते हैं कि मोल इज़ अ केमिकल यूनिट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, मोल एक केमिकल यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को नंबर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकता है, वॉल्यूम के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकता है, या मास के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो पहले बेसिक इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग मोल को आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मोल क्या है, तो मोल इज अ केमिकल यूनिट, मोल इज अ केमिकल यूनिट टू एक्सप्रेस द अमाउंट
amount of substance in terms of number, mass और वॉल्यूम। इस तरीके से हम लोग मोल के थ्रू किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके किसके टर्म में? तो नंबर के टर्म में, मास के टर्म में, एज वेल एज वॉल्यूम के टर्म में। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर इसको डिफाइन करें, पहले मोल को हम लोग नंबर के टर्म में डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो अगर हम लोग नंबर के टर्म में डिफाइन करें तो हमारा जो बेसिक स्टेटमेंट है वो कहता है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contains, one mole of any substance always contains 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है वो हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। जैसे आप कोई भी सब्सटेंस ले लो तो उसका अगर अमाउंट 1 मोल फिक्स कर दिया गया है तो नंबर के टर्म में 1 मोल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। जैसे पहले फिजिकल मीनिंग इसका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल मीनिंग पे भी आएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 1 मोल पेन है, तो 1 मोल पेन जो है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पेन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स का कलेक्शन मौजूद है। यानी कि 1 मोल जो है नंबर के टर्म में कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। अब पार्टिकल कहने का क्या मतलब है? तो पार्टिकल कहने का केमिकल मीनिंग ये है कि हमारे पास एटम्स हो सकता है पार्टिकल के रूप में, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सभी पार्टिकल्स के रूप में मौजूद हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हमारा 1 मोल जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर हो गया। इस नंबर को एमिडो एवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसी के नेम पे हम लोग इसको एवोगाद्रोज नंबर भी बोलते हैं। उसी के नेम पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एवोगाद्रोज नंबर। यानी कि 1 मोल जो होगा वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो एवोगाद्रोज नंबर बोल सकते हैं। और ध्यान रखना है कि एवोगाद्रोज नंबर को हम लोग Na से सबस्क्रिप्ट के रूप में A लिखना है, या कैपिटल N से, या N0 से इंडिकेट कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी नोटेशन यूज किया जा सकता है। तो आपको अब से क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। कोई पूछे कि मोल को डिफाइन करो तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? मोल क्या है? मोल इज अ केमिकल यूनिट। क्या करता है? तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकता है। तो कैसे कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो नंबर के टर्म में, मास के टर्म में, या वॉल्यूम के टर्म में। अगर नंबर के टर्म में पूछे तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। यानी कि किसी भी पार्टिकल्स का कलेक्शन अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर हो जाए तो वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। और इस नंबर को, डेट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। ये भी पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो क्या है? तो एक जनरल टर्म है। पार्टिकल्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। हमारे पास पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारे पास पार्टिकल हो सकते हैं एटम्स, हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स,
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिखा कि हमारे पास 1 मोल क्या है, सोडियम है। अब सोडियम जो है ये एक एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। व्हाट इज सोडियम? सोडियम इज अ एलिमेंट। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी टोटल सिंबल्स दिखते हैं वो सभी क्या है, एलिमेंट है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो अगर मैं 1 मोल सोडियम की बात करूं तो 1 मोल सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे? तो सोडियम के एटम्स होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं सभी के सामने उसका सब्सटेंस भी लिख रहा हूं। जैसे अगर मैं पूछूं कि एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो एलिमेंट का। यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट को स्मॉलर पार्ट में तोड़ते जाओ तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा? तो कंपाउंड का। ठीक है, अगर हम लोग आयन की बात करें तो आयन जो है वो आपका किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है? रेडिकल का। ठीक है, और ये 3 तो हमारे पास क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिंपली कहें कि अगर हमारा सब्सटेंस एलिमेंट रहा तो हम लोग बोलेंगे उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, कंपाउंड रहा तो मॉलिक्यूल्स, और रेडिकल रहा तो आयन होगा। यानी कि मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि अगर हमारे पास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का रहा तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं 1 मोल ऑफ CaCO3 लिखूं तो इसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अब CaCO3 में कितने टाइप के एलिमेंट है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। और उस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल CaCO3 में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मौजूद है? तो मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 मोल अगर हमारे पास SO4 डबल माइनस है, सल्फेट बोलते हैं इसको, तो इस 1 मोल सल्फेट में कितने आयंस होंगे टोटल? तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस मौजूद होंगे। तो कोई भी हो तो उसके 1 मोल के रिस्पेक्ट में हमारा नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग जनरली क्या करेंगे कि इसके बदले हम लोग Na का यूज कर लेंगे, इसका हम लोग नोटेशन यूज कर लेंगे। अच्छा, मान लो मैंने इसी को 1 मोल के बदले 2 मोल कर दिया होता, मैंने लिख दिया होता 2 मोल ऑफ SO4 डबल माइनस, तो हम लोग क्या लिख सकते थे? तो ये नंबर कितना हो जाएगा? दुगना। और दुगना कहने का मतलब कितना? 2Na। दुगना कहने का मतलब 2Na, या इसी को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 आयंस। तो अगर 2 मोल किया तो डबल हो गया नंबर, 3 मोल करता तो ट्रिपल हो जाता, 4 मोल के रिस्पेक्ट में 4 गुना हो जाता, 5 मोल के रिस्पेक्ट में 5 गुना हो जाता। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर को किसी भी गिवन मोल्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और मोल का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखें, जैसे मैंने अभी सिंपल वे में कहा कि हमारे पास अगर 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि Na। अब ये हमारा क्या है? कंपाउंड। एक से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कंपाउंड कहलाता है, और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? Na मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर यही हमारे पास 2 मोल होता, 2 मोल, तो 2 मोल ऑफ CO2 जो है ये हमारे पास कितना हो जाता? तो ये हमारे पास हो जाता 2Na मॉलिक्यूल्स के बराबर। ठीक है, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं? 2Na मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब थोड़ा सा सोचो, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि हमारे पास मान लो, हमारे पास एज्यूम कर लो Na बाई 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं।
यानी कि एवोगाद्रो नंबर का आधा मॉलिक्यूल होता तो मोल्स भी कितना हो जाता, हाफ हो जाता। अच्छा, इसको यूनिटरी मेथड से सोचो तो Na है तो 1 मोल, ठीक है। अगर 1 मॉलिक्यूल होता तो कितना जाता, 1/Na। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, यूनिटरी मेथड से लिख रहे हैं। ऐसे पता तो चल रहा है कि चूंकि मॉलिक्यूल्स को आधा कर दिया तो मोल्स भी हमारा हाफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सोचे। Na मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल, अगर 1 मॉलिक्यूल होता, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल होता तो कितना हो जाता, 1/Na। और अगर हमारे पास Na/2 मॉलिक्यूल होता तो इनटू कितना लिखते, Na/2, ठीक है। इतना मोल्स हमको किसका मिल जाता, CO2 का मिल जाता। और ये फाइनली कैंसिल होने के बाद हमको कितना मिल जाता, 1/2। अब थोड़ा सा सोचे, अगर मैं इसी से फॉर्मूला बनाऊं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा गिवन पार्टिकल्स। गिवन पार्टिकल्स मैं क्यों रख रहा हूँ, तो देखो ये Na/2 था, ये ऊपर था, तो Na/2 क्या है, ये हमको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि हमारे पास इतना मॉलिक्यूल्स है, तो बताइए कितने मोल होंगे। तो ये गिवन पार्टिकल में हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, Na से। तो गिवन पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, जिसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। यानी कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो, कैसे, अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उस गिवन मॉलिक्यूल्स में किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो ऐसा कहा गया, कैलकुलेट number of moles of CO2 in a sample containing 3.011 into 10⁻23 molecules of CO2, ऐसा कह दिया गया। क्वेश्चन सिंपल सा है, कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो CO2 का मोल कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है, तो एक सैंपल है जिसमें हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से इंडिकेट कर देते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो अगर पार्टिकल देगा तो उस गिवन पार्टिकल में हम लोग एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास पार्टिकल्स जो है, ये हमारे पास गिवन पार्टिकल्स बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, तो ये हैं 3.011 इंटू 10⁻23 और डिवाइड करेंगे एवोगाद्रो नंबर से, तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा कितना, 2 टाइम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1/2। तो इस तरीके से हम लोग अगर पार्टिकल्स दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मोल को फंडामेंटल पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो पहले थोड़ा मैं फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ऐसे आपको पता है तो फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो अगर हम लोग एटम को डिवाइड करें, एटम को तोड़ें, तो एटम भी आपका फर्दर डिवाइड होता है। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि एटम इनडिवाइजिबल है, लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एटम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम लोग बेसिक तरीके से बोलें, एकदम सबसे बेसिक तरीके से, तो एटम को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एकदम बेसिक तरीके से बोलें तो हमारे पास कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में कौन कौन होगा, तो पहला फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कौन होगा, प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है बताओ, न्यूट्रॉन। तो हमारे पास ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। अच्छा, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का मैं थोड़ा सा चार्ज, मास एज वेल एज डिस्कवरर का एक लिस्ट बना देता हूँ। इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर आप लोग चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इसका चार्ज होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है और वैल्यू जो है वो हम लोग सेम ही एक्सप्रेस करेंगे, बस साइन जो है ये इसका डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम लोग कितना बताएंगे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम ही बताएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वेयरएज प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके। अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, नाम ये न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये कैसा पार्टिकल होगा? न्यूट्रल पार्टिकल होगा, यानी कि इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। अब मास की बारी। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये डेटा आपको पूरा याद रख लेना है, ठीक है। अगर डेटा याद नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से बना सकते थे, इस डेटा नहीं याद होने के कारण नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस डेटा को एनी हाउ अच्छे तरीके से रिपीट कर लें। सिंपल से ही डेटा है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो यहाँ पे कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है ये होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट वन। सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। उससे ज़्यादा मास किसका है? प्रोटॉन का। और सबसे ज़्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का। अगर कोई पूछे हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल तो न्यूट्रॉन है। कितना मास होता है? तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27। 675 और एक में कितना है? 1.673। बहुत कम अंतर है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उस अंतर को भी कंसीडर करें तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन हैवीएस्ट है और लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पता ही आपको, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने करा था। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो इसको गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने करा था। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको किसने डिस्कवर करा था बताओ? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो इसको जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। तो ये डेटा हमको याद होना चाहिए। सिंपल सा डेटा है, एक बार अच्छे से आप रिपीट करेंगे मेरे ख्याल से ईजिली ये आपको याद हो जाएगा। अब देखो इस डेटा का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करें। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ओरली सोच लेते हैं क्या क्या मेथड हो सकता है हमारा सॉल्व करने का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मोल कॉन्सेप्ट तो कहता है कि अगर किसी भी तरह के सब्सटेंस का 1 मोल लिया गया है, इसका मतलब वो कलेक्शन है कितने का? तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। कितने का? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस माइनस चार्ज या इस प्लस चार्ज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये सिर्फ बताता है कि पार्टिकल कैसा है, निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कंटेन करता है, निगेटिव। प्रोटॉन आएगा तो पहले से क्लियर है ये कैसा चार्ज कंटेन करता है, पॉजिटिव। तो इस माइनस साइन हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंपली बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन 1 मोल
इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज होता? 1.6 इंटू 10⁻23। ठीक है, सॉरी 1.6 इंटू, एक मिनट, अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो ये कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इसका चार्ज कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻19। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम्ब के बराबर होता है। एक्चुअल डेटा जो आपका आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कम आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इसी वैल्यू के रूप में याद रखते हैं। ठीक है, कितना? 96,500 कूलम्ब। और याद रखना है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस डेटा से डायरेक्टली बन जाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो 96,500 कूलम्ब होता है। इसी वैल्यू को हम लोग दूसरे यूनिट में 1 फैराडे के रूप में भी याद रखते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि 1 फैराडे कितने के बराबर? तो 96,500 कूलम्ब के बराबर। और ये किसका चार्ज होता है? तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट के रूप में लिख रहा हूँ, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना? तो 96500 कूलम्ब, 96500 कूलम्ब। और ये कितने के बराबर होगा? तो 1 फैराडे के बराबर होगा। अब इस डेटा को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी डेटा पे हम लोग और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे।